नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। प्रिय दोस्तों, हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे। राजस्थान के एकीकरण में हमने 3 चरणों को क्लियर कर लिया था, इसलिए एकीकरण की आगे की कहानी अपने इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ बनने के बाद अगला जो संघ बना राजस्थान के एकीकरण में, उसका नाम रखा गया वृद्ध राजस्थान संघ। वृद्ध राजस्थान संघ यानी कि संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, मतलब इन रियासतों को मिलाकर वृद्ध राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर जयपुर रियासत के साथ लावा ठिकाने को भी शामिल किया गया था। यहाँ पर उद्घाटन करता रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटन किया गया 30 मार्च 1949 को। ध्यान में रहे, 30 मार्च को अपन राजस्थान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, यानी कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। चौथे चरण का वृद्ध राजस्थान संघ नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। यानी कि संयुक्त राजस्थान संघ में जो पहले से शामिल हो चुकी थी उदयपुर रियासत, ये 4 ऐसी रियासतें थी जो रियासती विभाग की शर्तों को पूरा कर रही थी। यानी कि इनकी 1 करोड़ से अधिक वार्षिक आय थी, 10 लाख से अधिक इनकी जनसंख्या भी थी। ये तो डायरेक्ट भारतीय संघ में शामिल हो सकते थी, यानी कि बड़ी रियासतें हुई। यह बड़ी का मतलब वृद्ध हुआ, तो वृद्ध राजस्थान संघ इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें बड़ी रियासतों को शामिल किया जा चुका था। यहाँ पर राजप्रमुख का पद दिया गया जयपुर के महाराजा मान सिंह को, लेकिन मेवाड़ के महाराणा को इससे आपत्ति थी। उन्होंने सोचा यदि जयपुर के महाराजा मान सिंह को राजप्रमुख का पद दिया गया राजस्थान या वृद्ध राजस्थान संघ का, तो ऐसे में मेवाड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। तो इसका समाधान करने के लिए भारत सरकार ने एक नया पद सर्जित किया, महाराज प्रमुख। मतलब राजप्रमुख के पद से अधिक सम्माननीय पद दिया गया किसे? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। उसके बाद यहाँ पर उपराज प्रमुख को बनाया गया कोटा के शासक भीम सिंह को। यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए 2 व्यक्ति दावेदारी कर रहे थे, पंडित हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास। यहाँ पर दोनों ही लोगों के पास प्रबल बहुमत भी था। पंडित हीरालाल शास्त्री की गोकुलबाई भट्ट ने भारत सरकार से सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि पंडित हीरालाल शास्त्री के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वृद्ध राजस्थान संघ या संपूर्ण राजस्थान संघ का प्रशासन सुचारू रूप से चला सके। साथ ही में उसी समय कांग्रेस प्रदेश के अन्य जो सदस्य थे, उन्होंने जयनारायण व्यास के लिए सिफारिश की कि जयनारायण व्यास को राजस्थान का प्रधानमंत्री चुना जाए। प्रधानमंत्री पद का प्रश्न जब विवादास्पद हुआ तो भारत सरकार ने कहा कि विधानसभा की गैर मौजूदगी में जो भी ऐसे निर्णय होंगे वह भारत सरकार स्वयं लेगी। इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसे चुना? पंडित हीरालाल शास्त्री को। हो सकता है गोकुलबाई भट्ट की सिफारिश भारत सरकार ने स्वीकार की हो, लेकिन अपन ऐसा नहीं कह सकते। अगला प्रश्न था राजधानी किस राज्य को बनाई जाए। राजधानी के प्रश्न पर भी काफी मतभेद रहा। देखिए, यहां पर जयपुर और जोधपुर दोनों ही राज्य राजस्थान की राजधानी के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे थे। भारत सरकार ने इससे निजात पाने के लिए एक समिति का गठन किया जिसका नाम था सत्यनारायण राव कमेटी। इस समिति ने भारत सरकार से सिफारिश की, यदि देखा जाए तो दोनों ही राज्य राजधानी के लिए प्रबल दावेदार हैं, लेकिन जयपुर और जोधपुर दोनों की अगर तुलना की जाए तो इनमें काफी अंतर है। कैसे? जोधपुर में ज्यादातर रेगिस्तान है, यानी कि कम उपजाऊ भूमि है, बजाय जयपुर के। जयपुर में ज्यादा उपजाऊ भूमि है। दूसरी चीज, किसी भी राज्य या राजधानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है वह होता है पानी। जोधपुर में पानी की कमी है, जबकि जयपुर में पानी की कोई कमी नहीं है। हर एक चीज की, मतलब किसी भी छोटे मोटे उद्योग धंधे भी अगर विकसित किए जाते हैं जयपुर में, तो पानी की आपूर्ति प्रॉपर की जा सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां तक ठीक है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी रियासत जयपुर है। इसलिए ज्यादा उचित होगा कि राजधानी किसे बनाया जाए? जयपुर रियासत को। इसलिए भारत सरकार ने 7 नवंबर 1949 को राजस्थान की राजधानी किसे बना दिया? जयपुर को। अगला प्रश्न था यहां पर विभागों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। जयपुर को राजधानी बना दिया, इसलिए जयपुर के महाराजा मानसिंह ने सोचा कि किसी भी राज्य को कोई भी विभाग दे दिया जाए, लेकिन आना पड़ेगा कहां पर? राजधानी में। इसलिए जयपुर के महाराजा मानसिंह तो इस चीज के लिए निश्चित हो गए। इसलिए विभागों का बंटवारा होना था जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर राज्यों के बीच। सबसे पहले यहां पर विभाग दिया गया था न्यायिक विभाग किसे? जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को। एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह।
उसके बाद दूसरा विभाग दिया गया बीकानेर रियासत को, शिक्षा विभाग। यहां पर आपको यह क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा नगरी राजस्थान की अगर देखी जाए तो कोटा को कहा जाता है, यानी कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी है। इसलिए आप अनुमानतः ऐसे कर सकते हैं कि एकीकरण के समय शिक्षा विभाग शायद कोटा रियासत को दिया गया था, लेकिन कोटा रियासत को शिक्षा विभाग नहीं दिया था। किसे दिया गया? बीकानेर रियासत को। उसके बाद कोटा को दिया गया वन विभाग। यह भी कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में सर्वाधिक हरियाली वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। इसलिए इसे ध्यान में रखना है, वन विभाग किसे दिया गया? कोटा को। बाकी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़े, ऑब्जर्व करके रखें। उसके बाद भरतपुर को दिया गया कृषि विभाग। अब ये क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है राजस्थान में? गंगानगर को। यानी कि आप दिमाग लगाएंगे वहां पर अन्न का कटोरा है, यानी कि कृषि अधिक होती है, कृषि अधिक होती है, यानी कि कृषि विभाग दिया होगा। लेकिन कृषि विभाग किसे दिया गया था? भरतपुर रियासत को। अगला था खनिज विभाग। खनिज विभाग दिया गया था उदयपुर को। इसके लिए यदि आप अनुमान लगाते हैं तो ये सही साबित हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? खनिज लगभग ज्यादा निकलता है, तो आपका यह अनुमान सही निकल सकता है। खनिज विभाग किसे दिया गया था? उदयपुर रियासत को। साथ ही में आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जयपुर के महाराजा मान सिंह को दिया गया था 18 लाख रुपए पृथ्वी रियासतों का जो मुआवजा था उसे कितना दिया गया था? 18 लाख। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को दिया गया था 17.5 लाख, और बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह को दिया गया था 17 लाख रुपए। उसके बाद अगला जो संघ बना उसका नाम था वृत्त राजस्थान संघ, यानी कि वृद्ध प्लस मत्स्य संघ बराबर वृत्त राजस्थान संघ, यानी कि मत्स्य संघ प्लस वृद्ध राजस्थान संघ को मिलाकर एक जो संघ बना उसका नाम है वृत्त राजस्थान संघ। इसका गठन किया गया 15 मई 1949 को। देखिए, मत्स्य संघ का मामला भी थोड़ा विवादास्पद रहा, क्योंकि धौलपुर और भरतपुर के शासक उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए भी भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शंकर राव देव एक समिति का गठन किया गया। इसमें शंकर राव देव अध्यक्ष होते हैं और इनके साथ 2 अन्य सदस्य होते हैं, श्री आर के सिधावा और प्रभुदयाल। ध्यान में रहे, आरएस में एक बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मत्स्य संघ के मसले को सुलझाने के लिए जो समिति बनाई गई थी इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस समिति ने मत्स्य संघ की जनता से और वहां के प्रमुख क्रांतिकारी लोगों से बातचीत की, उनके विचार जाने, और उसके बाद उन्होंने भारत सरकार को रिपोर्ट दी कि मत्स्य संघ की ज्यादातर जनता जो है वह राजस्थान संघ में शामिल होना चाहती है। इसलिए भारत सरकार ने 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान संघ में मिलाकर वृत्त राजस्थान संघ का गठन किया था। उसके बाद अगला जो संघ बना उसका नाम है राजस्थान संघ, यानी कि संयुक्त राजस्थान संघ प्लस, या कह सकते हैं कि वृत्त राजस्थान संघ प्लस सिरोही, माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, यानी कि सिरोही के माउंट आबू और देलवाड़ा को कहां मिलाया जा रहा था? गुजरात में। और उसके बाद जो शेष सिरोही बसता है उसे राजस्थान संघ में का विलीनीकरण किया गया राजस्थान में। कब? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत में संविधान लागू हुआ था उसी दिन राजस्थान संघ का गठन किया गया था। समझो, सिरोही का प्रश्न ज्यादा विवादास्पद क्यों हुआ? इसमें गलती किसने की थी? मूल रूप से देखा जाए तो यहां पर गलती की थी सबसे पहले किसने? पंडित हीरालाल शास्त्री ने। उन्होंने गलती क्या की? पत्र लिखा एक रियासती विभाग के नाम, और उसमें लिखा उन्होंने कि हम बिना गोकुल भाई भट्ट के राजस्थान का प्रशासन है सुचारू रूप से नहीं चला सकते। और आपको याद होगा ऐसी सिफारिश गोकुल भाई भट्ट ने भी की थी भारत सरकार से पंडित हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रधानमंत्री चुनने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, यानी कि हाथिल गांव तक सिरोही चाहिए राजस्थान वालों को, तो हाथिल गांव तक क्या कर दिया? राजस्थान संघ में मिला दिया। और बाकी का जो सिरोही था, यानी कि माउंट आबू और देलवाड़ा का जो क्षेत्र है वह गुजरात में मिला दिया। पर्यटक स्थल है यहाँ पर, और वहां पर लोग आते हैं घूमने के लिए, यानी कि आय का बड़ा एक माध्यम था। गुजरात को सरदार वल्लभ भाई पटेल आय का एक माध्यम देना चाहते थे माउंट आबू और देलवाड़ा के रूप में। समझ रहे हो ना? इसलिए ये विवादास्पद होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि सूर्य राजस्थान संघ में शामिल हो, तो ऐसे में माउंट आबू और देलवाड़ा की जनता ने गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया और एक पत्र भी लिख दिया भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम। पत्र में लिखा कि हम 300 वर्षों से भाषा, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान के हिस्सा रहे हैं।
अब हमें अलग क्यों किया जा रहा है? वहां की भाषा अलग है, हमारी अलग है, हमारी वहां पर तो समस्या ही है ना, हमें वापस कहां पर शामिल होना? राजस्थान संघ में। तो इस प्रकार से ये विवादास्पद रहता है। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन आयोग बैठा, उसमें अजमेर मेरवाड़ा यानी जो केंद्र शासित प्रदेश बाकी रह गया था उसे भी राजस्थान संघ में मिलाने के साथ साथ माउंट आबू और देलवाड़ा को राजस्थान संघ में मिला दिया गया था। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आ चुका था। ध्यान में रहे 26 जनवरी 1950 को प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया था और मुख्यमंत्री का पद अस्तित्व में आया था। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे पंडित हीरालाल शास्त्री और निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे टीकाराम पालीवाल। ध्यान में रहे 1 नवंबर 1956 को राजस्थान प्रथम श्रेणी का राज्य बन चुका था और उसी समय राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद अमल में लाया गया था, या नया पद इसे सर्जित किया राज्यपाल का, गवर्नर का। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे थे गुरमुख निहाल सिंह। ध्यान में रहे इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। मैंने आपको यह तो बता दिया कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ रियासत, लेकिन भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? हैदराबाद रियासत। भारत की सबसे छोटी रियासत है बिलवारी, मध्य प्रदेश में पड़ती है। राजस्थान के एकीकरण के समय जितनी भी रियासतें थी इनमें सबसे अधिक धरोहर राशि भारतीय संघ में जिसने जमा करवाई थी वह थी बीकानेर रियासत, यानी कि बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने 4 करोड़ 87 लाख रुपए धरोहर राशि जमा करवाई थी। और ये आपको पता होगा कि बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ही वह शासक थे जो सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल हो चुके थे। और सबसे अंतिम देखी जाए तो होगी सिरोही, लेकिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर की बात आती है तो होती है धौलपुर रियासत, यानी धौलपुर के शासक उदयभान सिंह सबसे लास्ट में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। दोस्तों ये था राजस्थान का एकीकरण। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।